टीवी पर देखिए, अखबारों में देखिए, रिसालों में देखिए, चौराहों पर देखिए, गलियों मोहल्लों आबादियों और बस्तियों में देखिए तो मुस्लिम क़यादतों की कसरत है, भरमार है। ऐसा लगता है कि कितने खैर ख्वाह हैं खैर उम्मत के लिए। लेकिन जमीनी हकीकत वही है जो 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बयान हुई। तकरीबन 14 बरसों के बाद नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने वही रिपोर्ट पेश की जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने बयान किया था। इन 14 बरसों में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। चांद पर चहलकदमी की तैयारियों में मसरूफ है दुनिया, लेकिन मुसलमानों को क्या मिला? मसाइल की उलझी हुई गुत्थी, पसमानदगी, नाख्वानदगी, बीमारी और बेरोजगारी। सवाल यह है कि इन बिगड़े हुए हालात का जिम्मेदार कौन है? वो कौन लोग हैं जो मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत ही करते हैं और इसी को मुकद्दर समझते हैं? वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि मिल्लत और उम्मत की नई नस्ल तालीम के जेवर से आरास्ता हो? वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को एक शिकवा बलब कौम बनाकर रख दिया? क्यों नहीं बुनियादी मसाइल को लेकर जज्बाती नारे लगाए गए, एहतजाज किया गया, मुजाहरे किए गए? आज इन्हीं सवालों के साथ आज के मुद्दा में बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कब मिलेगी तालीम, कैसे बदलेगी तस्वीर। लेकिन देखते हैं पहले ये रिपोर्ट, उसके बाद फिर बातचीत का आगाज करते हैं। जब 1.5 दशक पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, तब इस बात का इंकशाफ हुआ था कि मुसलमानों के तालीमी हालात SC ST से भी खराब है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आए करीब 1.5 दशक बीत चुका है, लेकिन हालात में कोई तब्दीली नहीं आई है। अब नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस की एक रिपोर्ट में पता चला है कि हालात वैसे ही हैं और मुसलमान आज भी तालीम के मैदान में SC ST से पीछे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों के बड़े तबके में तालीम के हालात बेहद खराब हैं। नॉन SC ST OBC वाले 7 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले दूसरे ग्रुप्स में तालीमी शरह सबसे ज्यादा है। ऐसे ग्रुप्स में तालीमी शरह मर्दों में 91%, जबकि ख्वातीन में 81% है। SC के मर्दों में आदाद-ओ-शुमार घटकर 80.3% और ख्वातीन में 64% पहुंच जाता है। ST के मर्दों में 78% और ख्वातीन में 61% तालीमी शरह हैं। ईसाइयों में सबसे ज्यादा तालीमी शरह। ईसाई मजहब के मानने वालों में 88% मर्द और 82% ख्वातीन तालीम याफ्ता हैं। इसके बाद सिख और फिर हिंदू है। मुसलमान मर्दों में तालीमी शरह 80.6% है, जो SC तबके के बराबर हैं और ST से थोड़ा सा ज्यादा है। मुस्लिम ख्वातीन की तालीमी शरह SC और ST ख्वातीन से बेहतर हैं, लेकिन दूसरे मजहब के मानने वालों के मुकाबले कम हैं। GAR में भी SC और ST आबादी से पीछे। प्राइमरी लेवल में हर 100 मुस्लिम का ग्रेस अटेंडेंस रेशियो SC ST OBC सिख ईसाई और हिंदुओं के मुकाबले सबसे कम है। अपर प्राइमरी लेवल पर मुस्लिम ही ऐसा तबका है जिसका GAR 90% से कम है। सेकेंडरी लेवल पर मुसलमानों का GAR 71.9% है, लेकिन ST और OBC के मुकाबले में ये कम है। हायर सेकेंडरी लेवल पर मुसलमानों का GAR 48.3% है, जो SC से भी कम है। ये देश की विडंबना है एक बहुत बड़ी कि देश के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग, खासकर के मुसलमान जो एक बहुत बड़ी संख्या में हैं और जिनकी भागीदारी मुख्य धारा में होनी चाहिए, और जिसके लिए इन कमीशंस ने, इन रिपोर्टों ने पिछली जो आई हैं उन्हें बहुत सी रिकमेंडेशंस दी, लेकिन किसी भी सरकार ने, गुजरी हुई किसी भी सरकार ने इफेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान अल्पसंख्यकों के हितों का जो अतिक्रमण हुआ है, उसी श्रृंखला में ये स्टैटिस्टिकल डेटा भी है। अगर हम बात डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की करें तो 8,000 करोड़ रुपए स्पेशली मदरसों को अनुदान उनके कंप्यूटरीकरण के लिए दिया गया, ताकि तालीम हर तबके तक पहुंच सके। ये देश के नागरिकों को शिक्षा का अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त है और ये सब पर इक्वली एप्लीकेबल है, स्पेशली ट्राइबल्स, दोज हु आर पुअर।
मुसलमानों में ड्रॉप आउट का लेवल भी ज्यादा। हायर सेकेंडरी लेवल से ऊपर की बात करें तो मुसलमानों का GAR 14.5% है, जो कबाइलियों के 14.4% से थोड़ा ऊपर है, लेकिन दलितों के 17.8% से कम है। कबाइलियों की ज्यादातर आबादी सुदूर इलाकों में रहती है, लेकिन मुसलमान आला तालीम वाले इदारों से ज्यादा दूर नहीं होते। इसके बावजूद भी मुसलमानों में ड्रॉप आउट कबाइली बिरादरी के बराबर ही है। राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यालय के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालते हैं तो मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति, शैक्षिक स्तर सभी वर्गों में सबसे निचले स्तर पर है। कहीं कहीं तो दलित और आदिवासियों से भी नीचे है मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति। और इसका कारण क्या है? निश्चित रूप से इस देश में, इस प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाले वो लोग जिन्होंने मुसलमानों को इंसान न मानकर वोट बैंक माना, और उनकी लगातार ये कोशिश रही कि मुसलमान पढ़े लिखे नहीं बल्कि थोक वोट बैंक बने रहे, और उसके नाते से आज ये स्थिति है। मुसलमानों की 3 से 35 की उम्र वाली आबादी का बड़ा हिस्सा तालीम के लिए नॉमिनेशन ही नहीं करते। इस उम्र के करीब 17% मुस्लिम मर्द तो कभी नाम ही दर्ज नहीं करवाते हैं। अगर SC 13.4% और ST 14.7% को देखा जाए तो इस मामले में भी मुसलमान पीछे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हालात कुछ नहीं बदले हैं और बरसों बरस तक सिर्फ बातें और सियासत ही होती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट शबीह अहमद साहब, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर फिरोज बख्त साहब और माहिर तालीम प्रोफेसर MM अंसारी साहब। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और पहला सवाल मेरा फिरोज बख्त साहब से है। फिरोज बख्त साहब, ये जो अभी आपने रिपोर्ट पढ़ी, कौमी शुमारियात के दफ्तर ने आज ये रिपोर्ट जारी की है, ये रिपोर्ट मिलती जुलती है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से। बिल्कुल वही सूरत हाल है, वही डेटा है, दलितों से बदतर है मुसलमानों के हालात। तो ये 14 साल 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसकी सिफारिशात के लिए भी जो सिफारिशात थे उसको भी पेश किया गया, लेकिन सूरत हाल क्यों नहीं बदली सर? जी अब्बास साहब, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मुझे लगता है थोड़ा सा। हाँ, तो मैं देखिए आपकी बात को मैं समझ गया हूँ, और जो आपके ब्यूरो रिपोर्टर ने जो रिपोर्ट दी है, बड़ी मुनज़्ज़म रिपोर्ट थी और बिल्कुल सटीक रिपोर्ट थी, और उसमें सारे आदाद शुमार जो उन्होंने पेश किए। मैं यही कहूंगा कि मुझे अफसोस होता है, आपने सच्चर कमेटी का जिक्र किया। अरे सच्चर कमेटी से हम नहीं बढ़ पाए, ठीक है, लेकिन एक मसला यह है, अगर इससे आगे बढ़ेंगे, दोबारा एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि वो सच्चर कमेटी से भी बदतर रिपोर्ट होगी। ये बड़े अफसोस का मकाम है। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जो है मतलब इसकी जड़ों में जाना चाहूंगा। जो सवाल आपने मुझसे पूछा है कि देखिए हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था तो ऐसा कहा जाता था कि जो पढ़े लिखे लोग थे, जो मतलब कुछ मोतबर लोग थे, पैसे वाले लोग थे, दे वेंट अक्रॉस द बॉर्डर, वहां चले गए, और यहाँ जो लोग बचे उन्होंने हिंदुस्तान को अपना यानी जी मेरे ख्याल में फिरोज बख्त साहब को कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। शबीह अहमद साहब, आपसे मैं वही सवाल करना चाहूंगा जो रिपोर्ट अभी आपने देखी कौमी शुमारियात के दफ्तर, उसका जवाब जानना चाहता हूं कि सूरत हाल जस की तस क्यों है? देखिए, मैं थोड़ा सा हटकर सोचता हूँ इस विषय पर। जी बिल्कुल। ये कहना कि मुसलमानों की हालत में तब्दीली नहीं आई है, मेरे हिसाब से गलत है। हमें थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र में जाना होगा। जैसा फिरोज बख्त साहब ने कहा कि पार्टीशन के बाद जो मुसलमानों का इंटेलिजेंसिया थी, जो आसूदा हाल तबकात थे, वो पाकिस्तान चले गए, दूसरे ममालिक चले गए, और यहाँ जो रह गए वो सिर्फ रह गए छोटे किसान, और जो ज़मींदार थे वो भी ज़मींदारी एबॉलिशन के बाद ख़त्म कर दिए गए, और दस्तकार। तो वो छोटी मोटी
मजदूरी करके या किसी सूरत से अपना काम चलाते थे। लेकिन मैं ये बात से इत्तेफाक नहीं कर रहा हूँ कि तब्दीली हालात में नहीं आई है मुसलमानों का। आप जब सच्चर कमेटी से करेंगे तो बहुत ज़्यादा तब्दीली नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उससे पहले के अगर 1947, 48, 49, 50, 51, 52 के जो डेटा है उससे करेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि तब्दीली आई है। और मैं समझता हूं ये खुश आइन तब्दीली है। और ये बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद मुसलमानों में एक अच्छी खासी लहर आई है तालीम के तई, और बेशुमार इदारे मुसलमानों के ने बनाए, खुद तालीम में आगे बढ़े और बढ़ रहे हैं। आज हर मैदान में मुसलमान बेहतर हो रहा है। 2011-12 का जो सरकारी मुलाजमतों का इंडिकेटर्स आए थे उसमें मुसलमानों की तादाद बढ़ी थी जी। लेकिन फिर अब ये जो हमारे पास अभी आदाद शुमार आपने पेश किए हैं ये 2011 के हैं, तो 11 से फिर अब 9 साल हो गए हैं। तो मैं नहीं समझता कि हम एक साथ ये बात कहना शुरू कर दें कि मुसलमान ने तरक्की नहीं की। मुसलमान तरक्की कर रहे हैं हिंदुस्तान में सर, ये माशाल्लाह पिछले 15 साल में। और लेकिन एक और दूसरी जो हम लोग तज्जिया करने में गलती करते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक यूनिट समझते हैं, और हम ज़्यादातर इसी गलती की वजह से गलत नतीजों पर पहुंचते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान अलग अलग इलाकों में और अलग अलग रीजन्स में अलग अलग हालात रखता है। आज आप कर्नाटक के मुसलमान को देखें, तमिलनाडु के मुसलमान को देखें, मैं महाराष्ट्र में 3 साल रहकर आया हूँ, महाराष्ट्र के मुसलमान को देखिए, और ख़ुद पश्चिमी यूपी के मुसलमान को देखिए, तो उनको हम बैकवर्ड नहीं कह सकते हैं। ठीक है। और तालीमी पसमानदगी का सीधा ताल्लुक सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से होता है, ये मानकर चलिए। ठीक है सर। अंसारी साहब, आपसे भी वही सवाल है, हालांकि इस सवाल से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं शबी अहमद साहब। फिरोज बख्श साहब ने कहा कि अगर सच्चर कमेटी के बाद और रिपोर्ट आएंगी तो उससे बदतर रिपोर्ट होंगी, लेकिन शबी अहमद साहब इससे इत्तेफाक नहीं रखते और रिपोर्ट कह रही है। आज भी जो रिपोर्ट है कौमी शुमारियात का दफ्तर ने जो रिपोर्ट जारी की है आज, उससे और सच्चर कमेटी दोनों की रिपोर्ट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक तो ये कि जहाँ तक सभी साहब ने कहा कि मुसलमानों की हालत तालीमी एतबार से बेहतर हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टिसिपेशन रेट मुसलमानों में औरों की तरह बढ़ता जा रहा है और बढ़ा है। और आज अगर आप देखें तो पिछले तकरीबन 5-7 साल या 10 सालों से लड़कियों में भी 100% पार्टिसिपेशन है, यानी इनरोलमेंट है। लेकिन एक बात जो ज़रूरी है, जो मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो कंपैरिजन किया गया है वो कंपैरिजन बहुत ही फ्लॉड है। इस तरह से कि हम NSSO ने जो कंपैरिजन किया है वो मुस्लिम्स एज अ होल को किया है और SC ST को किया है। आपको मालूम है कि SC ST को पिछले 70 सालों से हर तरह की उनको सपोर्ट दी गई है, स्कॉलरशिप की और फ्री बुक्स और उनके ड्रेस वगैरह दिए गए हैं और मिड डे मील्स वगैरह का भी इंतजाम किया गया, जबकि इस तरह की चीज़ें मुसलमानों को कभी नहीं दी गई। और अगर हम देखें तो लेकिन सर राइट टू एजुकेशन तो है ना। एक बात नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, वही मैं वहाँ पे आ रहा हूँ मैं कि जो सपोर्ट SC ST को जो मिली है वो मुसलमानों को नहीं मिली है, जबकि मुसलमानों में भी ऐसे तबकात हैं जो SC ST में शामिल हैं। तो एक तो ये मैं कहूँगा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी पूरी अप्रोच रही है हमारी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, और इसलिए ये जो कंपैरिजन किया गया है वो ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा वो ये कि यहाँ जिक्र हुआ पार्टीशन का, इसके साथ साथ ये भी आपको कहना होगा कि पार्टीशन के बाद सबसे ज़्यादा जो ये कम्युनल राइट्स हुए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान हुआ, उनकी एसेट्स प्रॉपर्टी बर्बाद हुई और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह गए, और फिर इसके बाद गुर्बत जो बहुत सारी जो आ गई, और एम्प्लॉयमेंट वगैरह में भी देखा ये गया कि मुसलमान अगर वो
हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल पास भी है तो उसको चपरासी तक रेलवेज में या बैंक्स में नहीं ली गई। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर हम देखें तो ये जो कंपैरिजन है वो फ्लॉड है। दूसरी बात ये कि मुस्लिम एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके साथ वो सब कुछ हुआ जो किसी और रिलीजियस ग्रुप के साथ नहीं हुआ। और मैं जो तीसरी बात मुझे बताना चाहता हूँ वो ये कि अगर गुर्बत आप देखें तो ज्यादा यूं आ गई कि ज्यादातर मुसलमान जो है वो आर्टिजन और क्राफ्टमैन रहे, चाहे वो टेक्सटाइल में काम करते हो, लेदर में काम करते हो, या ये कारपेंट्री वगैरह सहारनपुर वगैरह में होती है, या ग्लास इंडस्ट्री में लोग रहे। ये तमाम जो सनतें हैं, जो पुरानी सनतें हैं, जो आर्टिजन जो क्राफ्टमैन हैं, वो बर्बाद हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो मुस्लिम सनतें हैं जिसमें ये लोग जुड़े हुए थे उनकी आमदनी भी घट गई, सरकार में उनका पार्टिसिपेशन भी कम हुआ। अब देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको तो टिकट भी नहीं देती हैं, और जहां मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है वहां पे तो स्कूल भी नहीं है, और फिर ये देख रहे हैं कि उनको पॉलिटिकल पार्टीज टिकट भी नहीं देती। तो हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। तो हमने देखा कि पॉलिटिकल लेवल पे मार्जिनलाइजेशन हुआ, और इकोनॉमिक लेवल पे मार्जिनलाइजेशन हुआ, और सोशल भी मार्जिनलाइजेशन हुआ। तो इस तरह से मुसलमान बावजूद इसके की तमाम डिफिकल्टीज ये रही हैं, फिर भी इनका जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है। और अगर आप कंपैरिजन करें जो इक्वल पोजीशन में है और कम्युनिटीज में, तो मैं समझता हूं कि उनको आप पीछे नहीं पाएंगे। ये मैं मानता हूं कि ऐसी जगहों पे रहते हैं, जैसे हमने अर्ज किया कि बहुत सारे जो कम्युनल राइट्स हुए तो उससे घेटवाइजेशन हुआ, और मुस्लिम आबादी जो है वो एक जगह हो गई, वहां पे ये फैसिलिटीज नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अहमदाबाद में या मुंबई में या दिल्ली में जो बड़ी बड़ी झुग्गियां हैं नोएडा के आसपास, वहां देखिए तो कम से कम 40 to 50% जो है मुस्लिम से, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। आपने जिक्र किया कि राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन तो है, लेकिन उसमें कोई जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जो बात होनी चाहिए वो कभी नहीं हुई। आपने सच्चर कमेटी की बात की, सच्चर कमेटी के बाद 2015 में अमिताभ कुंडू कमेटी रिपोर्ट आई, जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और उन्होंने ये रिकमेंड किया कि अगर मुसलमानों की एजुकेशनल तालीमी हालत अगर सुधारना है तो आपको वही फैसिलिटीज देनी होगी जो आपने SC ST को दे रखा है। लेकिन सरकार ने इस तरह की कोई पहल की नहीं है, और सिर्फ एक ब्लेम गेम हो जाता है कि मुस्लिम अपीजमेंट हुआ, मुस्लिम लीडर्स ने जो है अपनी कम्युनिटी में एजुकेशन के लिए कोई मेहनत नहीं की, कोई वो नहीं की। तो इस तरह की बातें कह करके इस बात को टाल दिया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी ने अपनी तरफ से काफी जद्दोजहद की है, कोशिश की है, और अगर आप कंपैरिजन SC ST से कर रहे हैं तो आप उनसे कर रहे हैं जिनको 70 सालों में हर तरह की मदद मिली है, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे उनको स्कूल फैसिलिटीज वगैरह है। जैसे मैं आपसे अर्ज करूं कि तालीमी मामले में हम लोगों ने अक्सर ये कहा कि जो माइनॉरिटीज जो गर्ल्स स्कूल हैं उनको ये कस्तूरबा गांधी जो स्कूल हैं उनके स्टेटस के बराबर दी जाए तो फैसिलिटीज मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर आप देखें जो माइनॉरिटीज स्कूल हैं यूपी, बिहार और जगहों पे, वहाँ पे टीचर्स की अक्सर शॉर्टेज होती है, और जो एडेड है माइनॉरिटीज वहाँ पे जाहिर है अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है, लेकिन वो अप्रूवल सालों साल तक नहीं मिलती। तो जाहिर है कि जो स्कूल्स हैं जो प्रॉपर ऑपरेशनल नहीं है, प्रॉपर फंक्शनल नहीं है। तो जो सच्चर कमेटी ने कहा कि सरकार को, गवर्नमेंट को जहां कहीं भी हो उनको एक स्पेशल पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के जरिए इनकी सपोर्ट करनी चाहिए, वैसे ही जैसे और तबकात के साथ किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और न हो रहा है, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि वो एजुकेशनली लो है। लेकिन मैं ये बार बार फिर कहूंगा कि अगर पार्टिसिपेशन आप रेट देखें तो पार्टिसिपेशन रेट इनका वैसे ही है जैसे और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं। और ये अगर हम ने इसका कंपैरिजन भी किया है कि आखिर जो पार्टिसिपेशन रेट हायर एजुकेशन में, सेकेंडरी में, तो हम ये देखते हैं कि ये 7 to 10% का डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम्स आर बिहाइंड बाई 7 to 10 years or so। तो अगर वो 7 to 8 years में वो कैचअप करेंगे, और वो तब हो रहा है जब इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, इनका इकोनॉमिक जो है बदहाली हो चुकी है, गवर्नमेंट में जॉब्स नहीं है, इनकी अपनी सनतें, जैसा मैंने आपसे कहा कि आर्टिजन क्राफ्टमैन है, इनकी बहुत सारी जो वो एरिया जिसमें टेक्सटाइल है, लेदर वगैरह है, जहाँ पार्टिसिपेट करते थे, और ग्लास इंडस्ट्री है या कारपेट इंडस्ट्री इधर
सहारनपुर वगैरह, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, इसी तरह की सिचुएशन जो है और इलाकों में है। तो अगर उसकी तरफ अगर ध्यान होता तो मैं समझता हूँ कि इससे इनकी हालत बेहतर हो जाती। लेकिन बदकिस्मती से जो सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती, इसके बारे में हम लोग कहते जा रहे हैं कि भाई 15% अगर मुसलमानों की आबादी है तो इस आबादी को अनएजुकेट करके या अनस्किल्ड छोड़ करके भारत कभी भी सुपर पावर की तरफ नहीं बढ़ सकता। इसलिए कि एक 15% जो है वो एक बड़ी पॉपुलेशन होती है और इनके जब तक इनकी एम्पावरमेंट नहीं होगी तब तक मैं समझता हूँ कि पर असर पड़ेगा। जी ठीक है, बहुत ठीक है सर, एडवर्स असर होगा। जी ठीक है सर। फिरोज बख्श साहब आपके पास आऊँगा दोबारा। आपने शबी साहब को भी सुना, अंसारी साहब को भी सुना, उन लोगों ने तो बहुत ही पॉजिटिव राय रखी कि मुसलमान तरक्की पजीर है, तरक्की की राह पर गामजन है। हालांकि आप कह रहे थे कि अगर रिपोर्ट आएगी तो और बदतर हालात पेश किए जाएंगे। तो कैसे समझाया जाए? मैं तो कंफ्यूज हो गया। मुझे तो लग रहा है कि अब ये डिबेट करनी नहीं चाहिए थी क्योंकि मुसलमानों के हालात बहुत बेहतर हैं। हाँ, मैं अर्ज करना चाहूंगा, एक तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि जो नेटवर्क बार बार मुनक़ता हो रहा है ये चलता रहे, क्योंकि बात बीच में कट जाती है। देखिए, मैंने शबी साहब को भी सुना, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। अच्छा, भी बहुत तफसील के साथ सारी चीजों पर जो है फोकस किया है। तो मैं देखिए कहना चाहूंगा, मैं हमेशा जाना चाहता हूँ कड़वी बात कहने के लिए। कड़वी बात कहने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को नाराज करना चाहता हूँ या मैं इस किस्म की बात करना चाहता हूँ कि जो मतलब यह है कि लोग उसको नापसंद करें। नहीं, ये हकीकत है कि आज भी मुसलमानों की तालीम में वो उनके अंदर शऊर बेदार नहीं हुआ है जो कि होना चाहिए। वक्त आगे बढ़ेगा, मुस्लिम बढ़ेगा। मुस्लिम बच्चे ऐसी बात नहीं है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में लग रहे हैं। लेकिन एक मसला सबसे बड़ा हमारी कम्युनिटी का वो ये है कि देखिए, सर सैयद अहमद के बाद, हकीम अब्दुल हमीद के बाद, और जो है आपके, मैं कहता हूँ कि सैयद अहमद साहब के बाद जो हमारे वहाँ वाइस चांसलर भी रह चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, हम लोग अब्दुल हमीद पैदा नहीं किए हैं। ठीक है, चलो नहीं किए, कोई बात। लेकिन साथ ही साथ जो रजाकार है, तालीमी रजाकार, हमने वो भी पैदा नहीं किए। अब मैं कुछ बात करना चाहूंगा सैयद हामिद साहब के बारे में। सैयद हामिद साहब ने बड़ा काम किया सिलसिले। आज हमारे बीच में कोई दूसरा सैयद हामिद भी नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि देखिए, मुस्लिम इलाकों में क्या देखा ओवर द लास्ट 70 ईयर्स कि मुस्लिम इलाकों में ना तो प्राइमरी स्कूल है, ना सेकेंडरी स्कूल है, ना सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ना ही वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल है, ना ही वहाँ पे प्ले ग्राउंड्स हैं। मेरे ख्याल से नेटवर्क में बार बार दिक्कत आ रही है और मैं यहाँ पर एक वक्फा लेता हूँ। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होता हूँ और अपनी बातचीत, अपनी गुफ्तगू जारी रखता हूँ वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं कि कब मिलेगी तालीम, कैसे बदलेगी तस्वीर और तकदीर। इस पर बात करने के लिए बहुत ख़ास मेहमान, बहुत ख़ास पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हम इस पर एक मुस्बत बहस चाहते हैं, पॉजिटिव बात चाहते हैं। मेरा सवाल शबी सर से है। शबी साहब, जैसा आपने कहा कि सूरत हाल बहुत बेहतर है, लेकिन डेटा तो कुछ और बता रहे हैं। आपने कहा कि आज़ादी के बाद, पार्टीशन के बाद बहुत हालात बदले हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक हमें 2 बड़े इदारे मिले, उसके अलावा कोई इदारा नहीं है। एक जामिया हम देख लेते हैं, एक AMU। साउथ में 1-2 इदारे हैं जिनका आप नाम ले सकते हैं, जिनका हवाला दे सकते हैं। फिरोज बख्श साहब भी कह रहे हैं कि कोई दूसरा सर सैयद नहीं पैदा हुआ इस कौम में, और एक शेर भी है कि हज़ारों लोग सरहद पार कर कर हो गए सैयद, मगर इस कौम में कोई दूसरा सर सैयद नहीं मिलता। तो मैं इस पूरे हालात को कैसे देखूं? मैं खुद कंफ्यूज हूं। शबी सर, आपसे सवाल। मेरे ख्याल से मेरी बात को थोड़ा सा जी, मेरे ख्याल से जो मेरा पॉइंट है, जो नुक्ता नज़र था, वो थोड़ा सा गलत समझा जा रहा है।
मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों की तालीम के मैदान में हालत खराब नहीं है जी। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है। मुसलमान तालीम के मैदान में आज भी पिछड़े हुए हैं जी। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि पिछले 70 साल में मुसलमानों ने तालीम की मैदान में तरक्की की है जी। और वो किन हालात में की है उसका भी हमें जायजा लेना होगा। मुसलमान उस वक्त तालीम के मैदान में बिल्कुल सिफर रह गए थे। हालत ये थी कि इदारे यहाँ रह गए थे, जो तालीमी इदारे बनाए गए थे, और लोग उधर चले गए थे। मिडिल क्लास पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई थी, जमींदार क्लास पूरी की पूरी खत्म हो गई थी। उन सब के बावजूद अगर आज हम हैं, सिवाय उन इलाकों के कि जहाँ तालीमी पसमानदगी बहुत नुमायाँ है, और मेरे ख्याल से उसकी एक वजह यह है कि अभी भी बहुत से इलाकों में और बहुत से समाजी तबकात में मुसलमान लड़कियों की तालीम को टैबू समझते हैं और उसको उतनी अहमियत नहीं दी जितनी कि वो डिजर्व करती हैं, जितनी कि उनको देनी चाहिए। और जिन तबकात ने तालीम के मैदान में लड़कियों को भी बराबर की अहमियत दी है वो आगे बढ़े हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको आज बताऊं। आज का दिन ये बहस आप कर रहे हैं, मैं मुबारकबाद देता हूं। आज ही गवर्नमेंट की रैंकिंग छपी है तो उसमें पहले मुकाम पर, पहले रैंक पर जामिया मिलिया इस्लामिया है और तीसरे मुकाम दूसरे और तीसरे पर दो और यूनिवर्सिटियां हैं, राजीव गांधी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश और JNU। चौथे नंबर पर फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और ये चारों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। मैं समझता हूं कि अगर हम इन आदादो शुमार पर टोटली यकीन कर लें या बिल्कुल इनके साथ चलें तो मुसलमानों की हालत, हम तो फिर जो आपकी बात से एग्री करना पड़ेगा कि हम बहुत पीछे हैं। हम पीछे हैं लेकिन निस्बतन हमने तरक्की भी की है, ये मानकर चलिए। और मैं आपको एक और बात कह रहा हूं कि मुसलमान को ये इतनी तरक्की जो भी उसने की है वो बगैर किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के की है, बगैर किसी रिजर्वेशन के की है, जो अंसारी साहब ने फरमाया। मैं तो पिछले कई साल से ये बात कह रहा हूं, जो भी गवर्नमेंट आती है उससे भी कहता हूं कि आप कुछ मत कीजिए। मुसलमानों के जो कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें एक हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दीजिए इंग्लिश मीडियम से। तो ये कोशिश इन्होंने की थी शुरू मनमोहन सिंह जी के ज़माने में, माइनॉरिटी अफेयर्स से अजमेर से ये कोशिश शुरू हुई थी, लेकिन फिर वो बात वहीं की वहीं रह गई। और अब तो मेरे ख्याल से सोचना या कहना भी मुश्किल है इस मुद्दे पर या इस तरफ। तो लेकिन मुसलमान को मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा इसमें हिरासा होने की ज़रूरत है। मुसलमान अपना काम करना जानता है और इस सारे हालात के बावजूद जो पिछले साल गुजरे आखिर में, उसके बावजूद मुसलमान इस बार जो IAS और IPS में UPSC में आए हैं उनकी तादाद 42 है, जबकि 2 या 3 ही इदारे ठीक तरह से इस संत में काम कर रहे हैं और उनको उसका फ़ायदा मिल रहा है। 2 साल पहले इनकी तादाद 53 हो गई थी, 54 भी हो गई थी। तो और मैं नहीं समझता कि फिरोज बख्श साहब का ये कहना सही है कि न रजा सरसैयद कर खुद ही बन जाते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि सरसैयद कोई आसमान से आते हैं। सरसैयद इन्हीं तजर्बात से इसी समाज में काम कर बने थे। सैयद किन हालात से गुजरे सबको मालूम है। हम उम्मीद करते हैं और सैयद हामिद साहब सर सैयद इस कौम में हर दौर में पैदा होते रहें ताकि इस कौम की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सके। मैं इस मामले में बहुत रोशन ख्याल हूँ और मैं नहीं हूँ ना उम्मीद इकबाल अपने किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मैंने मेवात में भी काम किया है, दिल्ली में भी काम किया है, बम्बई में भी काम किया है। तो सर अगर मेवात की बात कर लें, मेवात की बात कर लें तो सबसे पिछड़ा इलाका है, मुसलमानों की आबादी वहां पर ज्यादा है, लेकिन वहां भी तालीमी सूरत हाल अगर आपने वहां काम किया होगा तो आपने देखा होगा किस तरह की है। आएंगे सर आपके पास। अंसारी सर, आप कह रहे थे कि मुसलमानों को दूसरे तबकों के बनिस्बत
ज्यादा सहूलतें नहीं मिली, उसके बावजूद मुसलमानों ने जद्दोजहद की और तालीम के मैदान में अपने कदम आगे बढ़ाए। लेकिन माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बाकायदा एक है, साथ ही साथ स्कॉलरशिप्स मिलती हैं माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट को, माइनॉरिटी के इदारे हैं, अलग अलग कॉलेजेस में कोटा होता है, सीट अलग होती है, मुख्तस होती है। तो और जो ये रिपोर्ट है, ये नॉन SC ST जो हैं, जिनको कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, उनकी रिपोर्ट भी मुसलमानों से बेहतर है, जबकि मुसलमानों में OBC कैटेगरी है, उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुसलमानों में भी OBC कैटेगरीज हैं और उनको बेनिफिट्स मिलती हैं, लेकिन ये वो बेनिफिट नहीं मिलती जो SC ST को मिली हुई हैं। मेरा कहने का मतलब ये था। और मुसलमानों में जो OBC हैं वो उनको कम्पीट करना पड़ता है जो दिगर और कम्युनिटीज में जो OBCs हैं, और वो OBCs जैसे जाट हैं और यादव्स हैं, जाहिर है कि दे आर मच बेटर देन मुस्लिम्स। तो कहने का मतलब ये कि जो आप विद इन OBCs में अगर कंपेयर करें तो मुस्लिम OBCs जो हैं वो उनसे बहुत पीछे होते हैं। और दूसरा ये कि मैं जो आपसे वो एक बात और जो कहना चाहता था कि मुसलमानों में भी स्वीपर हैं, भंगी हैं, आगरा में, बनारस में, उनको किसी भी तरह की छूट नहीं मिली है, जबकि उन्हीं उसी तरह के काम करने वाले जो हमारी दूसरी हिंदू बिरादरी में हैं उनको वो बेनिफिट मिला हुआ है। तो मैं उस बैकवर्डनेस को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो एक तो ये कि वो बेनिफिट नहीं मिला, बावजूद इसके कि सच्चर कमेटी और इसके बाद जो अमिताभ कुंडू कमेटी आई उसने रिकमेंड किया, लेकिन इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। दूसरी बात आपने कहा कि मौलाना आज़ाद फाउंडेशन जो है वो स्कॉलरशिप देती है, लेकिन आप देखिए कि वो जो स्कॉलरशिप है वो टाइमली रिलीज नहीं होती, टाइमली अवार्ड नहीं होती, और बहुत सारे बच्चे इसका इंतजार करते हैं कि वो स्कॉलरशिप अगर मिल जाए तब वो कहीं दाखिला ले और पढ़ने आगे जाए। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन का कभी भी रिव्यू नहीं हुआ है, और उसमें उसके ऊपर कभी आप तफसील से बात करेंगे तो मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उसमें उसका फायदा तो बहुत ज्यादा बच्चों को मिल रहा है, लेकिन उसकी अमल दरामद में कहीं बहुत कोताही हो रही है। दूसरा, एक और आपके चैनल पे कोई मोहतरमा थी, वो कह रही थी कि 8,000 करोड़ जो है मदरसों को मॉडर्नाइजेशन पे मिलता है। ये बिल्कुल झूठ है। आप देख लीजिए 50-60 करोड़ से कभी भी ज्यादा नहीं दिया गया, जबकि नहीं सर, 5,000 करोड़ का बजट था तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में, 5,000 करोड़ का बजट था सर। नहीं, देखिए मैं आपसे बताऊं कि मैं इकोनॉमिस्ट हूं और मैंने ये तमाम बजटरी एनालिसिस की है और देखा है कि वो पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट तो बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन वो पैसा जो है दरअसल कभी रिलीज नहीं होता। तो एक बात और मैं आपसे जोड़ना चाहता हूं कि हमारे दोस्त फिरोज बख्श साहब ये बात कर रहे थे कि हमारे और इदारे नहीं आए। ये बड़ा अच्छा हुआ सभी साहब ने इस बात का इशारा किया कि जामिया मिलिया और अलीगढ़ वगैरह की स्टैंडिंग क्या है। लेकिन अगर आप देखिए तो इतनी मुस्लिम पॉपुलेशन है कि आपका अगर बच्चा 80-90% भी अगर लेकर के आता है तो आप अलीगढ़ में या जामिया में आप आसानी से दाखिला नहीं करा सकते, इसलिए कि वहाँ पे इतना रश है। तो आखिर रश क्यों है? जाहिर है कि बच्चे कहीं ना कहीं से हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास करके आ रहे हैं और वो इन यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, तो वो स्पेसेस की कमी है। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो तकरीबन हर स्टेट में वहाँ के जो मुस्लिम दानिश्वर हैं उन्होंने कोशिश की है और यूनिवर्सिटीज कायम की है। जोधपुर में आपकी मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है, लखनऊ में यूनिवर्सिटीज 2 आ चुकी हैं जो जाहिर है कि मुस्लिम कम्युनिटी ने वो किया है। वेस्ट बंगाल में आ गई हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 3 कैंपसेस हैं जो बिहार में और केरला में। तो मेरा कहने का मतलब, और इस तरह से बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी जो है बिल्कुल अनजान है या वो कोशिश नहीं कर रही है। हाँ, लेकिन लगता तो है अंसारी सर लगता तो है कि ये अनजान है, लोगों में बेदारी नहीं। आप इतने इदारे बता रहे हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बहुत बेदारी है। ये गुर्बत ने, जो मैं आपने इशारा कर रहा था इस बात को, कि अगर आप देखिए तो 70 सालों में किसी भी कम्युनिटी के साथ वो नहीं हुआ जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हुआ है। बताइए किसमें गेटवाइजेशन हुआ? गेटवाइजेशन किस लिए हुआ? सिख बिरादरी में भी है गेटवाइजेशन सर, सिख बिरादरी में भी। जी देखिए ना, वो उस तरह की चीजें नहीं हुई कि एक कम्युनिटी के साथ उनके तमाम पॉलिटिकल पावर्स छिन गए, पूरा भारत को जो है
कई हिस्सों में बांट दिया गया। सर कौन सा अंसारी सर मेरा सवाल यह है कि कहा तो ये जाता है, बात तो ये की जाती है कि सारी पार्टियां मुस्लिम अपीजमेंट की सियासत करती हैं और मुसलमानों का वोट बैंक है, इस वजह से कोई भी बड़े फैसले नहीं लिए जाते, मुसलमानों को जेर नजर रखा जाता है, और आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पावर छीन लिए गए। ये थोड़ा समझाइए सर, मैं बहस नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आप एक्सपर्ट हैं, इस वजह से मैं इसका जवाब जानना चाहता हूं ताकि लोग जानें। आप ये देखिए कि कितनी पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी कही है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो कितने कैंडिडेट्स को टिकट्स देती हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि सच्चर कमेटी ने बताया कि तकरीबन 90 जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और ज्यादातर उन डिस्ट्रिक्ट्स को जो है रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी डिक्लेयर कर दिया है, यानी वहाँ SC ST यही लोग वहाँ कंटेस्ट कर सकते हैं। उनको सच्चर कमेटी की सिफारिश बिल्कुल अलग थी, इसके बरक्स थी। जी, कहने का मतलब ये कि इस तरह का जो मार्जिनलाइजेशन हुआ है, और मैंने सनतों के बारे में बताया कि जो मुस्लिम आर्टिजन क्राफ्टमैन जितने भी थे वो किस तरह से उनका जो मार्जिनलाइजेशन होना चाहिए वो नहीं हुआ और वो पीछे के होते गए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि देखिए जो गुर्बत है वो मुसलमानों में कहीं ज्यादा आई है, और उसकी वजह ये कह सकते हैं कि तालीमी बैकवर्ड। सवाल फिर वही घूम के आ गया ना अंसारी सर, सवाल वही घूम के आ गया ना कि मुसलमानों की गुर्बत की वजह बेदारी और तालीम की कमी है। ये सवाल घूमकर वहीं आ गया, और जबकि मुसलमान आजादी के बाद से हर तमाम बड़े शहरों में बड़े कारोबार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मेरठ का कैंची बनाने का कारोबार हो, मुरादाबाद के पीतल का कारोबार हो, बनारस की साड़ियों का कारोबार हो, फिरोजाबाद की चूड़ियों का कारोबार हो, इन तमाम कारोबार में मुसलमानों की अच्छी हैसियत है, अच्छे कारोबार करते हैं। कारोबार के साथ साथ बेदारी नहीं आई कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बचपन से ही कारोबार में लगा दिया। सवाल यही है सर। नहीं, वो तो ठीक, देखिए जब गुर्बत होती है तो जाहिर है कि वो कारोबार में आएंगे। दोस्त कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसी तालीमी निज़ाम जिससे न तो एम्प्लॉयमेंट मिल रही हो और वो बच्चे न तो अपनी पेरेंटल जो बिजनेसेस हैं उसमें शामिल हो सकते हैं और न ही वो जॉब में जाते हैं। मैंने आपसे इशारा किया कि बहुत सारी पहले जो जॉब्स थी जहाँ पे हाई स्कूल इंटरमीडिएट या अनएजुकेटेड लोगों की ज़रूरत थी, रेलवे में पानी पिलाने की ज़रूरत है, ऑफिस में पानी कूलर में डालने की ज़रूरत पड़ती थी। तो कहने का मतलब कि इससे छोटी छोटी जॉब जिसकी या आर्मी या पुलिस वगैरह में आपने अक्सर ये इस तरह की आंकड़े स्टैटिस्टिक्स देखी हैं कि आखिर मुसलमानों का पार्टिसिपेशन वहाँ जहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, जहाँ स्किल की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं तो हमें मानना होगा कि जाहिर है कि औरों की तरह न तो हमें तालीम में मौका दिया गया और न ही जॉब्स में मौका मिला, तो जाहिर है वो बैकवर्डनेस आई और उस बैकवर्डनेस का असर जो है हमारी तालीम पे भी होता है। लेकिन जैसा और दोस्तों ने कहा कि हमारा पार्टिसिपेशन, हमारे बच्चों का, खासकर की बच्चियों का पार्टिसिपेशन जो है तकरीबन बढ़ा है और तकरीबन 100% हो गया है। मैं समझता हूं कि ये बच्चियां पढ़ लिख करके जब कल की माँ होंगी तो पढ़ी लिखी माओ के बच्चे जो है वो बिल्कुल। और रिपोर्ट में भी सर यही है कि लड़कियों की जो तालीमी शरह है उसमें बेहतरी आई है, लेकिन लड़कों की जो तालीमी शरह है वो SC ST से भी नीचे है। एक वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद लौटेंगे तो अपनी बातचीत, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। बहुत ही मुस्बत सिमत में हमारी गुफ्तगू जारी है वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है आज का मुद्दा में हम तालीम पर बात कर रहे हैं कि कब बदलेगी तकदीर और तस्वीर, कैसे मिलेगी तालीम मिल्लत, उम्मत और मुसलमानों को। इस पर बात करें, इस पर बहुत ख़ास मेहमान, बहुत ख़ास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि अब फिरोज़ बख्त साहब का नेटवर्क ठीक हो गया होगा। फिरोज़ बख्त साहब, शबीर साहब का भी ये कहना है, अंसारी साहब भी ये सवाल उठा रहे हैं कि हमारे यहाँ सूरत हाल बहुत मायूस कुन नहीं है, लेकिन सरकारों ने तवज्जो नहीं दी, सरकारों से वो सहूलतें नहीं मिली जो दूसरे तबकों को मिली। रिपोर्ट आती है तो कह दिया जाता है कि मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल दलितों से भी बदतर है, लेकिन क्यों है इसकी वजह नहीं बताई जाती। हाँ, आपने बहुत अहम सवाल किया है और मैं समझता हूँ मुझे थोड़ा सा वक्त दिया जाएगा क्योंकि इस प्रोग्राम में सब कम गोई मेरी ही रही है। जी। और आवाज पहुंचती है आपको? जी हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर।
देखिए ऐसा है बात साहब, मैं एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता। अपने अजीज दोस्त जो मेरे शबीर साहब हैं और अंसारी साहब बहुत सीनियर हैं, मुझसे ज्यादा सीनियर हैं, और इनका बड़ा एक असेसमेंट है और इन्होंने दुनिया देखी है। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता और आपकी भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि सरकारों ने मुसलमानों की तालीम के मैदान में आगे बढ़ने के लिए कोई मदद नहीं की है। बिल्कुल गलत चीज है। देखिए हमारे एक दोस्त हैं, नई दुनिया अखबार के एडिटर हैं, शाहिद सिद्दीकी साहब, वो अक्सर कहा करते और उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो कौमें हुकूमतों के ऊपर मुनहसर रहती हैं, उनके मरहून मिन्नत रहती हैं और जो उन्हीं के इंतजार करती रहती हैं कि कब हमें वहां से जो है हड्डी डाली जाए, कब हमें मदद मिले, वो कौमें कभी आगे नहीं बढ़ती। हमें आगे आपने देखा कि हमारे बिरादराने वतन, चाहे वो सिख लोग हों, हत्ता के पारसी लोग हों, कभी वो रोना रोते हैं कि हमें रिजर्वेशन नहीं दिए, सब चीजें। देखिए रिजर्वेशन वगैरह भीख का प्याला बेकार चीजें हैं, इनसे मुस्लिम कौम कभी आगे नहीं बढ़ेगी। मैं मानता हूँ गुर्बत है, सपोर्ट की जरूरत है, देयर हैज टू बी अ हैंड ऑन द बैक ऑफ मुस्लिम्स, दे नीड अ किस ऑफ लाइफ। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो अब शबीर साहब बैठे हैं, इन्होंने कौन सी रिजर्वेशन ली? अंसारी साहब इतने काबिल प्रोफेसर रह चुके हैं, दुनिया भर में इनके स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इनके बनाए हुए जो इनके अंडर जिन लोगों ने काम किया है वो बड़े अहम मकामात पे हैं। क्या इन्होंने कहीं कोई रिजर्वेशन ली? क्या इन्होंने कोई सरकार से कहीं कोई मदद ली? ये अपने तौर पे काम करते रहे। मुझे अफसोस ये बात कहते हैं कि मुस्लिम कौम को बजाय इसके कि ये गिड़गिड़ाती रहे, उनकी बिलकती रहे कि भाई हमें रिजर्वेशन दो, हमें मदद दो, सरकार हमें नहीं देख रही है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस सरकार ने 55-60 साल मुसलमानों को बतौर वोट बैंक इस्तेमाल किया। उनके इलाकों में बजाय स्कूल खोलने के, अस्पताल खोलने के, ये बात मेरी रह गई थी अधूरी, उन्होंने पुलिस चौकियां खोली हैं, थाने खोले हैं। ये बड़ा अफसोस का मकाम है। ये बात मैंने मुख्तार अब्बास साहब से भी कही और मुझे खुशी होती है बात कहते कि जो काम मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने इस दौर में किया है, इससे पहले कोई भी मिनिस्ट्री जो थी वो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, कुछ नहीं, मोटी मोटी धूल की तहें वहां जमती थी, तो कहीं कुछ ना कुछ तो काम मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने किया है कि इसको जो ऑक्सीजन पे थी मिनिस्ट्री, कम से कम इसको दौड़ा दिया है पीटी ऊषा की तरह। और काफी बच्चे बताऊं कि 2 साल पहले 15 बच्चे इन्होंने कोचिंग की थी सिविल सर्विसेज की, 15 के 15 बच्चे निकल गए। ठीक है, अलावा इसके इन्होंने 100 जो मुस्लिम एरियाज हैं उनको ईयर मार्क करके वहां मदद दे रहे हैं, वहां पानी देना, वहां पे क्लासरूम बिल्ड करना, इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं, लेकिन फिरोज बख्श साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। फिरोज बख्श साहब, आपने जैसे कहा, अभी अंसारी साहब भी कह रहे थे कि जो स्कॉलरशिप्स हैं मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से दी जाती हैं, उसको लेने में बरसों लग जाएंगे, तो इतने में सेशन खत्म हो जाएगा। तो ये जो आप बता रहे हैं कि पीटी उषा की तरह से माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को दौड़ा दिया नकवी साहब ने, तो वो कागज पे दौड़ा या जमीनी सतह पर उसकी कुछ तस्वीर नजर आती है? कुछ अगर 2-4 मिसाल हो कि आपने बताया कि इस मिनिस्ट्री में इनकलाब आया और बहुत तब्दीली आई, वरना फाइलें गर्द में अटी थी, धूल खाती थी, तो 2-4 मिसालें आप पेश कीजिए ताकि लोगों को मालूम चले और लोग इससे सबक हासिल करके लोग भी उस तरफ बढ़ें और उससे फायदा उठाएं। बादशाह बस एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो हुकूमत के इदारे हैं, चाहे वो माइनॉरिटी कमीशन हो, चाहे वो मौलाना आजाद फाउंडेशन हो या कोई और इदारा हो, मसला ये है कि मुसलमानों को पता ही नहीं कि यहाँ से एड कैसे लेनी है, यहाँ से मदद कैसे लेनी है, स्कॉलरशिप्स कैसे लेनी है। इसके लिए चाहिए हुकूमत को, और इसमें मैं माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप कम से कम उर्दू और हिंदी के, ज्यादातर उर्दू और हिंदी के अखबारों में इश्तिहार दें कि किस तरह से ये मुस्लिम बच्चे स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, किन किन कागजात की जरूरत होती है। जब ये शुरुआत होता है तो एक लोगों को पता चलता है वो कागजात निकालने मुश्किल होते हैं, फला डॉक्यूमेंट है बड़ी मुश्किल से बनता है। इन कामों को आसान करिए कि जो बच्चा डिजर्व करता है, गरीब तबके से है, मुस्लिम तबके से है, माइनॉरिटी से है, उसकी राहें आसान कीजिए, राहों में हमवारी कीजिए ताकि जल्द से जल्द जो है वो अपनी एड ले सके और वो आगे बढ़ सके। तो इसमें मैं समझता हूँ कि अगर मुख्तार अब्बास नकवी मेरी बात सुन रहे हैं, उन तक कोई मेरी बात पहुंचा दे मिनिस्ट्री तक, तो इसको आगे बढ़ाइए। आप दे रहे हैं, आपके अंडर काम हुआ है, आपने काफी बच्चों की मदद की है और कई करोड़ आपने बच्चों को ग्रांट दी है, लेकिन
आज भी 30 करोड़ मुसलमानों में से शायद 5 ही करोड़ मुसलमानों को पता होगा कि कितना अच्छा काम ये मिनिस्ट्री कर रही है। ये सब जगह पहुंचना चाहिए। तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस प्रोग्राम के जरिए अगर ये बात मेरी पहुंचती है तो उसको आगे पहुंचाया जाए। ठीक है सर। शबी सर के पास आएंगे। शबी सर, जैसा कि अभी फिरोज बख्श साहब कह रहे थे कि जो कौमें रिजर्वेशन पर मुनहसिर होती हैं, मुतालबात करती हैं, सहूलतों की मांग करती हैं, उन कौमों का मुकद्दर कभी नहीं बदलता। वो कौमें शिकवा बलब कौम बन के रह जाती हैं। अगर अपनी तकदीर को बदलना है, किस्मत को बदलना है, नसीब को बदलना है, तरक्की हासिल करना है तो खुद कोशिश करनी होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि आज़ादी के वक्त जो कौम हुक्मरां कौम थी, हाकिम कौम थी, वो 70, 72, 73 बरसों में वो महकूम कैसे हो गई? जो तख्त पे बैठती थी वो फुटपाथ पे बैठकर खोमचे लगाने पर क्यों मजबूर हो गई? नहीं, फिर आप तारीख के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जी। जिस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त मुसलमान हाकिम नहीं थे सर। तालुकेदारियां थी, जमींदारियां थी, रजवाड़े थे, इस्तबदाद का शिकार थे। जमींदारियां थी जी, लेकिन जो तालीम याफ्ता तबका यूपी और बिहार से हुआ था, ये मैंने कहा था कि वो पाकिस्तान चला गया जी। तो यहाँ एक तरह से खला हो गया। लेकिन आपने जो ये बात कही कि मुसलमान हाकिम थे, ऐसा नहीं है। ना हम उस वक्त हाकिम थे ना आज हाकिम है। कल उस वक्त भी को रूलर थे लेकिन गुलाम थे अंग्रेज के। आज को रूलर हैं। अगर और मैंने कभी नहीं कहा कि मुसलमान को सरकारी इमदाद की ज़रूरत है। मैंने कहा कि हर मुसलमान का जो कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक स्कूल खुल जाना चाहिए, अच्छी तालीम के, मेयारी तालीमी इदारे का। मैंने खुद ये काम 1979 में निजामुद्दीन में न्यू होराइजन स्कूल से शुरू किया था, जो माशाल्लाह अभी तक चल रहा है। शबी सर, एक इसी वक्त तरीके निकल से रहा है, वक्त निकल रहा है। भी देखा है कि जिन लोगों ने इदारे शुरू वक्त किए। बहुत कम है। एक सवाल रह जाता है कि आपने मेरे ख्याल से आपने बार-बार कहा से मुसलमानों के लिए अगर इदारे खुलने चाहिए, इंस्टीट्यूट खुलने चाहिए। लोग ये कहते हैं, इल्जाम ये लगाते हैं कि ये कौन बताएगा, इसकी तहरीक कौन चलाएगा? इसके नाम पर सिंपोजियम होते हैं, सेमिनार होते हैं, जलसे होते हैं, लेकिन अमली मैदान में वो क़यादतें गायब रहती हैं। अब्बास साहब, तहरीक चल रही है जी। नहीं, आई डोंट एग्री। तहरीक है। मुसलमान को सिर्फ सोशल रिस्पेक्ट चाहिए, अमन चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से उनकी फिक्र हटा दीजिए। और कोई मुसलमान ही अगर कोई तंजीम, सरकार तो करे या ना करे वो उसकी मर्जी है, करना चाहिए सरकार को। एक कोई कंसोलिडेटेड फंड या एजुकेशनल लोन की कोई ऐसी स्कीम ला दे कि 12वें के बाद जब हमारा बच्चा वहां सड़क पर खड़ा होता है उसकी कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं होता है जी। तो अब उसको मुसलमान अपने इदारे से करें। हकीम अब्दुल हमीद साहब ने कोशिश की थी और बहुत कामयाब कोशिश की। सैयद हामिद साहब ने भी कारवां तालीम का चलाया था, वो भी बहुत कामयाब रहा था और उसके मस्बत नताइज आज जाहिर हो रहे हैं जी। और ये बात खुद फिरोज बख्श साहब ने कही कि मैं उनसे एग्री करता हूँ कि जो सरकारी सहूलतों पर मुख्तलिफ अदवार में जो सरकारें आई उन्होंने कोशिशें की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कारामद साबित नहीं हुई है मुसलमानों के लिए। क्योंकि उसमें हम लोग ये सोचना भूल जाते हैं कि मुसलमानों की 60% तादाद जो है वो अर्बन एरियाज में रहती है, अनलाइक द नॉन मुस्लिम्स हु आर मोर देन 60% इन रूरल एरियाज। तो हमारी ज्यादातर स्कीमें जो हैं वो रूरल ओरिएंटेड होती हैं। मुसलमान को उसका फायदा नहीं पहुंच पाता उतना जितना के पहुंचना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। ठीक है सर। अंसारी सर, नारे दिए जाते हैं कि तरक्की की मंजिल पर पहुंचने वाला हर रास्ता तालीम के मैदान से होकर गुजरता है। ईच वन टीच वन भी एक तहरीक चली थी, मुसलमानों के बीच ही चली थी। लेकिन लोग कई कहते हैं कि ये सारे नारे बड़े शहरों में मुनक्किद होने वाले सेमिनार और जलसों तक ही महदूद रह जाते हैं, ज़मीनी सतह पर नहीं पहुंचते। मैं भी जानता हूं यूपी और बिहार के बहुत से ऐसे मुस्लिम आबादी वाले गांव हैं जहां आज भी लोग अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालना मायूब समझते हैं और अगर बहुत ज़्यादा होता है तो गांव में ही जो प्राइमरी स्कूल है वहीं तक तालीम दिलाते हैं। तो ये बेदारी भी तो नहीं आई। हम रिजर्वेशन की मांग करते हैं, हम सहूलतों की मांग करते हैं, लेकिन कौम की जानिब से
बेदारी भी तो नहीं पैदा की गई, तहरीक भी तो नहीं चलाई गई, लोगों को जगाया भी तो नहीं गया। देखिए, मैं नहीं मानता कि लोगों में बेदारी नहीं आई, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। यहाँ तक कि हर इवन अनएजुकेटेड माँ को भी ये मालूम है कि तालीम बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ इस्लाम में तो इस बात पे बड़ी ध्यान से तवज्जो दिया गया कि इल्म हासिल करना जो है वो एक फ़र्ज़ है और सब हासिल करते हैं, चाहे वो मदरसे में जाएं चाहे वो गैर मदरसे में जाएं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये मैं बार बार इस बात को कहूँगा, हमने इसके ऊपर स्टडी भी की और हमने ये पाया कि गरीबी का और इलिटरेसी का दोनों में बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक है। यानी कि अगर गुर्बत है तो तालीमी पस्ती होगी, और अगर तालीमी पस्ती है तो फिर गुर्बत होगी, इसलिए कि उसकी वेजेस अर्निंग्स वगैरह कम होंगी। ये तो एक रिलेशनशिप जो है वो वेल इस्टेब्लिश्ड है। लेकिन मैं एक बात और आपको जल्दी से कहना चाहूँगा, क्योंकि आपका प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, वो ये कि पूरी दुनिया में अगर इंटरनेशनल लेवल पे लें तो भारत जो है एजुकेशनली अभी हम बैकवर्ड हैं और कंट्रीज़ के मुकाबले में, अगर एशिया में ही हम देखें। दूसरी बात कि अगर आप मुसलमानों की ही अगर तालीम को अगर आप देखें तो मुसलमानों की तालीम बांग्लादेश और पाकिस्तान से अब भी बेहतर है। नहीं, ये बात याद रखिए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तालीम जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से बेहतर है। हमारा जो शुरू में एतराज़ जो था वो आपसे वो ये कि मुसलमानों को की एजुकेशन जो है आपने उस कौमों से यानी SC/ST से कंपैरिजन किया जिसको 70 सालों से सपोर्ट मिली है। जबकि नहीं सर, जो आज की रिपोर्ट है ना वो नॉन SC/ST जो कौमें है ना सर, उनका भी डेटा बेहतर है सर। बिल्कुल होगा, लेकिन उसकी वजह वही मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के साथ जो हुआ पॉलिटिकली इकोनॉमिकली वो औरों के साथ नहीं हुआ। लेकिन एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है या सूबा नहीं है जहाँ पे आपको मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी नहीं मिलेगी और वहाँ पे लोग काम करते हुए दिखाई नहीं देते। ये हम देखते हैं कि हर जगह है, और पार्टिसिपेशन रेट जिसकी वजह से ये हमारा काफ़ी हर जगह पे बढ़ा है। आपने सही कहा कि बहुत सारी जगहों पे लड़कियों को नहीं भेजा जाता, उसकी दो वजह हैं। एक तो ये कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ लोकली नहीं होंगी, दूसरी बात ये भी हो सकता है कि ये तालीमी एक और इकोनॉमिक कंडीशन जो है उन फैमिलीज़ की बहुत अच्छी नहीं होगी। और ये देखा गया है कि जाहिर है कि लड़कियां जो है वो घर के कामों वगैरह में मस्त वो बिजी हो जाती हैं। लेकिन एक बात और देखी जाती है कि हर साल अब जो रिजल्ट हाई स्कूल का और इंटरमीडिएट का जो आ रहा है, और सिर्फ मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, तो उसमें देखा ये जा रहा है कि इस साल फिर लड़कियों ने लड़कों से बाजी मार ली। तो इससे ये जाहिर होता है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो रही है। तो मेरे सामने ये मैं जरूर देख रहा हूँ कि अभी ये बहुत पीछे हैं, लेकिन उनकी जो जद्दोजहद है वो जारी है और वो इस सिमत में आगे बढ़ रहे हैं, और जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में फिर भी एजुकेशन मुसलमानों में बेहतर है और बेहतर होती जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी सर, आपका शिरकत की आपने। शबी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज बख्श साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तीनों मेहमानों ने अपना कीमती वक्त निकाला और इस अहम मौजू पर कम से कम जी सलाम के हवाले से कौम की मिल्लत की रहनुमाई की और ये पैगाम दिया कि जाहिल है अंधेरे में भटकता हुआ राही, आलिम है तो पढ़ लेता है आयात इलाही, जाहिल के जरो माल भी है वजह तबाही, आलिम है तो करता है फकीरी में भी शाही, जाहिल है तो हैवां की तरह पेट भरेगा, आलिम है तो फाके भी सलीके से करेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तमाम मेहमानों का। तो नाज़रीन, आज के मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ, क्योंकि अगला बुलेटिन सलाम हिंदुस्तान लेकर आ रहे हैं मेरे साथी शहबाज अहमद।